बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार व्यास, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एमपी कैडर, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतवर्ष के सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, सम्माननीय मजिस्ट्रेट, सम्माननीय एडवोकेट्स, सम्माननीय लॉ स्टूडेंट, हमारे लीगल एड से जुड़े हुए सभी सचिव महोदय, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और डीएलओज तथा एडीजे, सिविल जज और एडीपीओ की परीक्षा दे रहे हमारे सभी परीक्षार्थीगण और भारत के सम्माननीय आम नागरिक जो चेक बाउंस की प्रक्रिया और उसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए उन सबको सरल शब्दों में जानना चाहते हैं, उनका मैं मेरे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक व्यक्ति किसी ऋण या दायित्व के पेटे किसी दूसरे व्यक्ति को एक चेक देता है। वह चेक जब वो बैंक में लगाता है, बैंक से चेक डिसऑनर होकर आ जाता है, तब वो व्यक्ति बड़ा अपसेट हो जाता है। फिर उसके दिमाग में कई प्रश्न आते हैं कि कहाँ कार्रवाई करें, कैसे कार्रवाई करें, कितना खर्च आएगा, कितने दिन में कार्रवाई करना है, कितना समय लगेगा। ये सारे प्रश्न उस व्यक्ति के दिमाग में भी उत्पन्न होते हैं। हमारे लर्नेड मजिस्ट्रेट, लर्नेड एडवोकेट्स जो हमारे नए अभी जो प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू की है, उनके दिमाग में भी चेक बाउंस को लेकर कई प्रश्न हैं। तो ऐसे सारे प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम जैसे ही हमारे लर्नेड एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट आए, वो पहला प्रश्न ये करता है कि इसमें कितना खर्च आएगा कार्रवाई में। तो देखिए स्लाइड पर आपके सामने फ्लैश हो रहा है कोर्ट फीस का चार्ट। मध्य प्रदेश के लिए जो अमेंडमेंट हुआ है 2011 में, जो 26 अप्रैल 2011 से प्रभावशील है, कोर्ट फीस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आर्टिकल 1 क्लोज बी के 3 आइटम आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि यदि चेक की राशि 1 लाख रुपए तक है तो चेक की राशि का 5% अर्थात 5,000 रुपये लगेगा कोर्ट फीस। यदि चेक की राशि 1 लाख रुपए से अधिक है और 5 लाख रुपए तक है तो जो राशि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम का 4%, और यदि चेक की राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख से अधिक की राशि का 3% लगेगा कोर्ट फीस, और मिनिमम कोर्ट फीस है 200 रुपये और मैक्सिमम कोर्ट फीस है 1.5 लाख रुपए। ये इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स कर रखी है। कोर्ट फीस का चार्ट आपके सामने है। कैलकुलेटर लेना है, गणना करना है अपना चेक कितने का है, उस हिसाब से अपनी कोर्ट फीस की गणना करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका चेक 2 लाख रुपए का है तो 1 लाख तक तो हो गया 5,000 रुपये 5%, और 1 लाख से ऊपर की जो राशि है उसका 4% अर्थात 1 लाख का 4% 4,000 हो जाएगा। 5 और 4 9,000 रुपये, ये से कोर्ट फीस की गणना की जाती है। तो मैं लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि इस तरह से अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा। मैं लर्नेड मजिस्ट्रेट से भी आग्रह करूंगा कि जब भी जो है एनआई एक्ट का कंप्लेंट पेश हो, इस तरह से कोर्ट फीस की गणना करें। अगर एक से अधिक चेक है तो क्या करेंगे, यह प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि विधि क्या है, एक ही कंप्लेंट में कई चेक की कार्रवाई एक साथ की जा सकती है, लेकिन उन सब के जो कोर्ट फीस की गणना अलग अलग होगी। अर्थात हम ये नहीं कर सकते कि 4 चेक हैं, चारों की राशि जोड़कर और हम कंसोलिडेट कर लें, नहीं, अलग अलग चेक जो जिस सारणी में आ रहा है उस हिसाब से उसको जोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 17 कोर्ट फीस एक्ट को ध्यान दीजिएगा। ये जो सारणी मैंने आपको बताई कोर्ट फीस की, हर एडवोकेट्स के टेबल ग्लास के नीचे और हर मजिस्ट्रेट साहब के टेबल ग्लास के नीचे होना चाहिए, ताकि एट ए ग्लांस वो जोड़ सके कि कितनी कोर्ट फीस लगेगी। कभी कभी हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है साहब इतनी कोर्ट फीस की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम न्यायालय से समय मांग सकते हैं कोर्ट फीस देने के लिए? बिल्कुल मांग सकते हैं। धारा 33 कोर्ट फीस एक्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है, उसमें यह कहा है कि न्यायालय समुचित मामलों में कोर्ट फीस जमा करने के लिए समय भी दे सकता है। मुकेश तिवारी विरुद्ध जानकी सिंह का न्याय दृष्टांत भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है। तो जब कभी आपके क्लाइंट के पास कोर्ट फीस न भी हो, तब भी आप परिवाद लगा दीजिए, कोर्ट फीस के लिए न्यायालय से समय ले लीजिए, और समुचित मामलों में न्यायालय को धारा 33 की सहायता से समय भी देना चाहिए। क्या परिवादी न्यायालय शुल्क में छूट पा सकता है? सेक्शन 35 कोर्ट फीस एक्ट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 अप्रैल 1983 को। उसमें कहा है कि महिलाएं, अवयस्क बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य, लैंडलेस लेबर, इन सबको, अकुशल श्रमिक, इन सबको यदि इनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो इनको कोर्ट फीस में छूट भी मिलती है। तो मैं लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि समुचित मामलों में कोर्ट फीस की छूट भी जो है क्लेम करना चाहिए। क्या पूरा कोर्ट फीस अदा किए बिना परिवाद दर्ज कर लेना चाहिए? कई लर्नेड मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रश्न भी आ सकता है। मेरा उत्तर है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोर्ट फीस पहले पूरी जमा हो जाए, उसके बाद ही आगे प्रोसीड
करना चाहिए। ये मैंने आपको कोर्ट फीस के बारे में बताया। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी आती है कि कभी कभी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के यहाँ कोर्ट फीस नहीं होती है। वो कहते हैं कि साहब अभी कोर्ट फीस आई नहीं है। तब आप चालान से राशि जमा कर सकते हैं परिवादी पक्ष, और चालान की नकल अपने परिवार के साथ लगा के मजिस्ट्रेट साहब से आग्रह कर सकते हैं कि हमने कोर्ट फीस की राशि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के कार्यालय में जमा कर दी है, जब भी कोर्ट फीस आएगी हम ला के लगा देंगे, राशि शासन के खजाने में चली गई है। तो ये है कोर्ट फीस का लॉ, इसको हमको ध्यान में रखना है। सारणी जैसा मैंने आपको बताया उसके अनुसार कैलकुलेटर से अपना चेक जितने का है उस हिसाब से कोर्ट फीस जोड़ ली जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अर्थात कहां कार्रवाई करें, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को होगा। इसमें कई कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अंततः ये कंट्रोवर्सी जून 2005 में सॉल्व कर दी गई और एनआई एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। अब केवल 2 ही स्थानों पर एनआई एक्ट की कंप्लेंट लग सकती है। पहला स्थान आपके सामने फ्लैश हो रहा है कि यदि परिवादी अपनी बैंक के माध्यम से चेक का इनकेशमेंट करवाता है, अर्थात चेक को पर्ची भर के अपनी बैंक को दे देता है कि साहब इसका इनकेश करा के बुला लीजिए, तो परिवादी का खाता जिस ब्रांच में पोषित होता है वो जिस मजिस्ट्रेट साहब के क्षेत्राधिकार में आती है वहाँ परिवाद पेश हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप परिवादी को किसी ने चेक दिया, उसने चेक भरकर लगाया, उसका खाता था माधवनगर ब्रांच उज्जैन, एसबीआई माधवनगर उज्जैन में, वहाँ उसका खाता था, वहाँ उसने चेक दिया, बुलवा लीजिए, चेक डिसऑनर हुआ, तो माधवनगर एसबीआई उज्जैन ये जो माधवनगर का क्षेत्र, ये माधवनगर थाना जिस मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ है वहाँ ये परिवाद लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, परिवादी ने अपने बैंक के माध्यम से नहीं बुलाया, बल्कि वो सीधे ही चेक लेकर जो चेक का ड्रावर है या चेक के जारी करने वाले की बैंक में ही चला गया भुगतान लेने के लिए कि साहब मुझे इस चेक का भुगतान दे दीजिए, वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जो चेक का ड्रावर है यार, अर्थात विपक्षी का खाता जिस बैंक में मेंटेन होता है उसकी जो ब्रांच है वहाँ उसको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, चेक था बैंक ऑफ बड़ौदा पलासिया शाखा इंदौर का, परिवादी सीधा पलासिया शाखा इंदौर में जाके चेक लेके पहुंच गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पलासिया शाखा था, पलासिया इंदौर का जो थाना है वो जिस मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगता है वहाँ वो परिवाद पेश हो सकता है। ऐसे केवल 2 ही स्थान है, या तो परिवादी का खाता जहाँ पोषित होता है वहाँ, या जहाँ अभियुक्त का खाता पोषित होता है वहाँ। इन दोनों ही स्थानों पर लगते हैं, 2 के अलावा किसी स्थान पर नहीं लगता है। ये 2 स्थान 15 जून 15 से निर्धारित कर दिए गए हैं। और इसके पहले देखिए रेट्रोस्पेक्टिव है ये जो अमेंडमेंट हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव इसलिए कि इसके पहले के 15 जून 15 के पहले के जो भी परिवाद चल रहे हैं वो भी केवल इन दोनों ही स्थानों पर चलेंगे। इन 2 स्थानों को उन्होंने तय कर दिया है। या अब यदि ये प्रश्न आएगा कि ये कैसे पता लगाएं कि ये कहाँ है, तो जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक ही न्यायालय होता है, सीजेएम कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें चले जाइए, वहाँ से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मेमो देख लीजिए जिसमें ये रहता है कि ये थाना या ये क्षेत्राधिकार किस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है, उनके वहाँ परिवाद पेश हो सकता है। क्या पूर्व से जो परिवाद चल रहे हैं उनका कोर्ट फीस लौटाया जाएगा, अर्थात मध्य प्रदेश में कोर्ट फीस का जो चार्ट मैंने बताया वो है, राजस्थान में कभी उससे कम है, तो क्या राजस्थान में कम कोर्ट फीस लग रही थी, यहाँ जो पेश कर दी वो लौटा दी जाएगी? इसका ला है कि नहीं लौटाई जाएगी। ताराचंद घनश्याम दास वाला न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहा है। तो ये मैंने बताया आपको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन केवल 2 जगह पर, परिवादी अपने बैंक के माध्यम से भुगतान मांगा यदि उसने, तो उसका बैंक का जो खाता जहाँ मेंटेन होता है वो शाखा जहाँ लगती है वहाँ। दूसरा, यदि परिवादी अभियुक्त की बैंक में सीधा चला गया तो अभियुक्त का खाता जहां मेंटेन होता है उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जिस मजिस्ट्रेट साहब को है वहां पेश होगा। ऐसे 2 स्थानों पर ही परिवाद पेश हो सकते हैं। तो कोर्ट फीस की स्थिति स्पष्ट हो गई, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि लिमिटेशन क्या होगी, कितने दिन में पेश करना पड़ेगा। 2 तरह से समझिए इसको। जैसे ही आपको चेक दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है 4 नवंबर 11 की, उसके अनुसार चेक जारी होने के 3 माह के अंदर उसको इनकेशमेंट करा लेना चाहिए, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाता है। तो मैं सारे जितने भी लर्नेड जो है हमारे चेक के धारक सुन रहे हैं इसको उनका आग्रह करूंगा कि जब भी कोई चेक आपको दे, वैसे तो हम अगले ही दिन इनकेश करवा लेते हैं, पर कभी कभी विपक्षी हमको आश्वासन देता है कि साहब अभी मेरे खाते में पैसा नहीं, चेक तो दे दिया है पर आप 7 दिन बाद लगा देना। तो 7 दिन बाद अपन लगा देते हैं, क्योंकि व्यापार में एक दूसरे को सहयोग करना पड़ता है। कभी वो 15 दिन का कहता है तो 15 दिन बाद लगा देते हैं, लेकिन 3 महीने क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे ही 2 महीने 20 दिन हुए आपको चेक लगा देना चाहिए या फिर नया चेक ले लेना चाहिए। देखिए, हरीश और अमित दुबे 2 न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। दोनों में ये कहा है कि चेक जारी होने के 3 माह के भीतर
उसको बैंक में इनकेश करने के लिए पेश करना जरूरी है, अदरवाइज एनआई एक्ट का अपराध नहीं बनेगा। सेकंड, जब चेक अनादरित होकर आ गया आपके पास, अब क्या करें? तो चेक अनादरित होकर आने के बाद आपको संबंधित व्यक्ति को एक रिटर्न डिमांड नोटिस देना पड़ता है। सिर्फ सिंपल एक कागज लीजिए, उसमें लिखिएगा आपने मुझे ये नंबर का इतने रुपए का चेक इस ब्रांच का दिया था, मैंने चेक अपने बैंक के माध्यम से भुगतान चाहा, मुझे डिसऑनर होकर प्राप्त हुआ है। आप 15 दिन के भीतर इस चेक की राशि, नोटिस खर्च और ब्याज की राशि रुपए इतना मुझे भुगतान कर दें, अन्य दशा में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और रजिस्टर्ड पोर्ट से ऐसा नोटिस भेज देना चाहिए। कब? अनादरण की सूचना जैसे ही बैंक से मिली उसके 30 दिन के भीतर आपको नोटिस दे देना चाहिए। ऐसा सिंपल नोटिस, और उसके सही डाक के पते पर आपको भेजना चाहिए नोटिस ये, और रजिस्टर्ड एडी से भेजना चाहिए। मैं एडी का इसलिए कह रहा हूं कि एडी में रसीद अपने पास वापस आती है जिसमें प्रूफ रहता है कि क्या नोटिस तामील हो गया या नहीं हो गया, उसकी प्रिजम्पशन होती है। तो ये है डिमांड नोटिस। ये सारी कार्रवाई कब होती है? न्यायालय में आने से पहले। चेक बैंक में लगाया 3 माह के भीतर, डिसऑनर हो गया, मांग सूचना पत्र दिया 30 दिन के भीतर, वो मांग सूचना पत्र देने के बाद 15 दिन तक वेट करना चाहिए। अर्थात आज सूचना पत्र दिया, सूचना पत्र उसको तामील हो गया, तामील होने के बाद 15 दिन आपको वेट करना है, और 15 दिन के बाद आपको 1 माह के भीतर कभी भी आप परिवाद पेश कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एडी से जो नोटिस भेजे जाते हैं उनके बारे में लॉ है। देखिए धारा 27 जनरल क्लोजेज एक्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है। मैं सारे लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि जब भी रजिस्टर्ड एडी से नोटिस भेजें सही पते पर और एडी नहीं लौटे तो सेक्शन 27 जनरल क्लोजेज एक्ट ये कहती है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सही पते पर भेजा गया नोटिस उसको मिल चुका है। ये इसकी प्रिजम्पशन है, ये भी लेने का आग्रह आपको न्यायालय से करना चाहिए। और 15 दिन वेट करने के बाद फिर आपको 1 माह के भीतर, 15 दिन के गुजर जाने के बाद 1 माह के भीतर आपको परिवाद पेश कर देना चाहिए। ये कुल लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को आप ध्यान से समझ लीजिए। बड़ी छोटी छोटी अवधियां हैं, अर्थात 3 महीने के भीतर चेक को बैंक में लगा दीजिए, अनादृत होकर आने के बाद 1 माह के भीतर डिमांड नोटिस दे दीजिए, डिमांड नोटिस की तामील के बाद 15 दिन वेट करिए और उसके 1 माह के भीतर परिवाद पेश कर दीजिए। यदि किसी कारण से हम परिवाद पे, ये कुछ लॉ आपके सामने ये भी फ्लैश हो रहा है कि कौन कौन से दिन घटते हैं। जैसे चेक डिसऑनर हुआ शुक्रवार को, शनि रवि और सोम बैंक की छुट्टी आ गई, आपको मंगलवार को मालूम पड़ा, तो पहला मैसेज मुनोत इन्वेस्टमेंट वाला तो मंगलवार से ये माना जाएगा कि आपको सूचना मिली अनादरण की। संजय गवली वाला मामला, जिस दिन आपको अनादरण की सूचना मिली वो दिन कम कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये छोटे छोटे लॉ जो आपके सामने रखे हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये होता है कि 15 दिन निकल जाने के बाद जो 1 माह में हमको परिवाद पेश करना था, लेकिन कोई बीमार हो गया, कोई मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। तो टाइम बार्ड हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको एक आवेदन लगा देना है कि इन कारणों से हम समय में परिवाद पेश नहीं कर सके थे, हमारा विलंब को क्षमा किया जाए। जब ऐसा आवेदन आप परिवाद के साथ लगाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? विपक्षी को नोटिस जाता है, उसको भी सुना जाता है और दोनों पक्ष को सुनकर फिर इसमें आदेश पारित किया जाता है। विलंब क्षमा करने के समय दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है जिसमें कहा है कि न्यायालयों को विलंब क्षमा करते समय लिबरल व्यू या नर्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अब एक ये आता है कि परिवाद कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है, और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जब आगे मैं प्रश्न फ्लैश करूंगा तब आप देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मैं हमारे परीक्षार्थी से आग्रह करूंगा कि परिवाद कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है, इस प्रश्न की तैयारी करें। और यहीं मैं परीक्षार्थीगण के लिए एक शेर भी कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला उड़ानों में होता है। हौसले से उड़ान होती है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। खूब मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। और जब ये पूछे प्रश्न कि परिवाद कौन कौन प्रस्तुत कर सकता है, देखिए आपके सामने फ्लैश हो रहा है, खुद परिवादी प्रस्तुत कर सकता है, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दे रखा है वो पेश कर सकता है, परिवादी के एडवोकेट भी पेश कर सकते हैं। यदि चेक के धारक या परिवादी की मृत्यु हो गई है तो उसके एलार्स भी पेश कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो उसका प्रोप्राइटर पेश कर सकता है, और कंपनी है तो कंपनी की ओर से जो अधिकृत व्यक्ति वो भी पेश कर सकता है। और हर पेश करने वाले के सामने मैंने उसकी रूलिंग भी लिख रखी है, न्याय दृष्टांत भी लिखा है, जिससे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। यदि परीक्षार्थी गण को न्याय दृष्टांत याद भी नहीं भी रहे तो ऐसा उत्तर बनाइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्याय दृष्टांत के अनुसार या माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्याय दृष्टांत के अनुसार परिवादी का
पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी पेश कर सकता है, परिवादी के अभिभाषक भी पेश कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का प्रोप्राइटर भी पेश कर सकता है। ऐसा अपना सरल शब्दों में उत्तर बनाना चाहिए। क्या परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं है तो परिवाद खारिज कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंद्र कुमार का जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहा है। एनआई एक्ट में यह शर्त कहीं आवश्यक नहीं कि परिवादी के हस्ताक्षर हो, लिखित परिवाद होना आवश्यक है। चेक के अनादरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? चेक किन किन कारणों से डिसऑनर होता है ये आपके सामने फ्लैश हो रहा है। संबंधित ने खाता बंद कर दिया है, संबंधित ने बंद खाते का चेक दे दिया है, स्टॉप पेमेंट कर दिया है, हस्ताक्षर मिलान नहीं हो रहे हैं, हस्ताक्षर अपूर्ण है, ऐसे विभिन्न कारणों से जो है बैंक चेक को डिसऑनर करती है। लेकिन एक न्याय दृष्टांत मेसर्स लक्ष्मी डायकेम आपके सामने पेश हो रहा है, 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने कहा कि चेक चाहे किसी भी कारण से अनादरित हुआ हो, यदि मांग सूचना पत्र देने के 15 दिन के भीतर चेक की जारी करने वाला यदि पेमेंट नहीं करता है तो 138 का परिवाद चलने योग्य होता है। इसलिए किस कारण से उसको डिसऑनर किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या उसने 15 दिन में राशि दी या नहीं दी तो आपका जो है परिवाद मेंटेनेबल रहेगा। अब परिवाद आपने पेश कर दिया, अब धारा 200 के बयान होंगे या शपथ पत्र चलेगा। तो एनआई एक्ट में धारा 145 है, 145 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहती है कि परिवादी अपना और अपने साक्ष्यों का सारा साक्ष्य शपथ पत्र पर दे सकता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मैं परीक्षार्थीगण से आग्रह करूंगा कि ध्यान रखें कि जो इस प्रश्न का उत्तर भी बनाएं। और ये सारी न्याय व्यवस्थाएं आपके सामने 7 जजमेंट मैंने लिखे हैं, जिसमें केएस जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट भी है और एमपी हाई कोर्ट भी के कई जजमेंट जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर बेस करके बनाए। इसमें कहा गया है कि धारा 138 एनआई एक्ट के परिवाद में परिवादी शपथ पत्र पर अपना कथन दे सकता है। धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसका परीक्षण करना आवश्यक नहीं है। अर्थात लर्नेड एडवोकेट जो सुन रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि धारा 200 का जो शपथ पत्र बनता है वो 145 एनआई एक्ट के तहत जो है परिवादी का ऐसा बनाएं कि सारे फैक्ट उसमें आ जाए। कब चेक दिया गया था, कब चेक डिसऑनर हुआ, कब मांग सूचना पत्र दिया, कब उसकी तामील हुई, और उसमें इंटरिम कंपनसेशन की मांग भी हमको रखना चाहिए। ये ध्यान रखें। 145 एनआई एक्ट के तहत शपथ पत्र बनाइएगा। इसमें क्या मुख्तियार कथन दे सकता है? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर परिवादी के स्थान पर कथन दे सकता है? ये प्रश्न भी खड़ा होता है। तो कई बार ये होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के ज्ञान में सारे तथ्य होते हैं। जानकी वासुदेव भोजवानी वाला मामला और विनीता एस राव वाला मामला 2 आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि यदि मुख्तियार आम को सारे ट्रांजैक्शन की पर्सनल जानकारी है तो वो मेन परिवादी के स्थान पर परिवाद भी कथन भी दे सकता है। तो कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि मुख्तियार आम को भी करते हैं। जैसे पति पत्नी का मामला है, पत्नी की ओर से सारे ट्रांजैक्शन पति करता है, पति को सारे ट्रांजैक्शन नॉलेज में है, तो वो पत्नी ने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दे दिया, वो कथन भी दे सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम जल्दी में प्रीमेच्योर परिवाद पेश कर देते हैं, अर्थात मांग सूचना पत्र की तामील के बाद 15 दिन वेट नहीं किया, उसके पहले ही परिवाद पेश कर दिया। तो पहले लॉ ये था कि ऐसा प्रीमेच्योर परिवाद भी यदि पेश हो गया तो न्यायालय उसको लंबित रख लेते थे और 15 दिन बाद कॉग्निजेंस ले लेते थे। लेकिन अब योगेंद्र प्रताप सिंह विरुद्ध सावित्री पांडे का न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, 15 दिन की अवधि गुजर जाने के पहले यदि परिवाद पेश हुआ है तो कानून की दृष्टि में वो परिवाद नहीं माना जाएगा और उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो मैं लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि कभी भी प्रीमेच्योर परिवाद पेश न करें। मांग सूचना पत्र की तामील के बाद 15 दिन वेट करना है और उसके भी 1 माह के भीतर, यानी कुल 1.5 माह का अवसर आपके सामने है, तो 15 दिन वेट कर लीजिए और उसके भी 15 दिन बाद पेश करिए, ताकि ऐसा अपरिपक्व या प्रीमेच्योर परिवाद पेश न हो जाए। कभी कभी संयुक्त खाते का चेक होता है, ज्वाइंट खाता है 2 लोगों का और उसका चेक दिया गया है। अब किसको मुलजिम बनाए? तो अर्पणा एस ए शाह वाला मामला सुप्रीम कोर्ट का आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि जिसने चेक जारी किया है उसको हम एक्यूज बनाएंगे। लेकिन नीचे एक नितिन खंडेलवाल का एमपी हाई कोर्ट भी फ्लैश हो रहा है। इसमें अर्पणा ए शाह को विचार करके जो है एक विधि प्रतिपादित की कि पति पत्नी के नाम से ज्वाइंट खाता था, पत्नी ने चेक जारी किया लेकिन पति के कहने से किया। पति ने कहा कि हाँ दे दो चेक और पत्नी ने दस्तखत कर दिए और वो चेक अनादरित हुआ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रांजैक्शन पति का था और पत्नी ने पति के कहने से चेक दिया, इसलिए चेक पे जिसने हस्ताक्षर किए वो भी अभियुक्त के रूप में जुड़ेगा और पति भी जुड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों को भी आपको ध्यान रखना है संयुक्त खाते वाले मामले में। क्या धारा 138 एनआई के परिवाद को हम पुलिस जांच के लिए भेज सकते हैं धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत?
ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले मामले में कहा कि नहीं, 138 एनआई एक्ट का परिवाद लिखित में होता है और परिवादी के कथनों के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई होती है, इसको पुलिस जांच के लिए नहीं भेजना चाहिए। एक ही संव्यवहार के कई परिवाद पेश हो जाते हैं, एक इस कोर्ट में, एक वहाँ, एक वहाँ। तो इसमें दामोदर एस प्रभु का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि एक संव्यवहार के जितने भी मामले हैं वो एक ही न्यायालय में पेश होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो कई चेक देते हैं मासिक किस्तों के, वो चेक हर महीने अनादृत होते हैं, कभी जुरिडिक्शन बदलता रहता है, एक परिवाद यहाँ पेश है, एक यहाँ, एक वहाँ है, तो ऐसे सब परिवाद को एक ही जगह चलाना चाहिए, ऐसा दामोदर एस प्रभु ने डायरेक्शन दिया है। तो मैं लंदन सेशन जज से आग्रह करूँगा और लंदन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आग्रह करूँगा कि एक ट्रांजैक्शन के सारे परिवाद एक ही न्यायालय में अंतरित कर दें। चेक नियत अवधि में भुगतान के लिए कितनी बार पेश किया जा सकता है? नियत अवधि मैंने बताया था कि 3 माह है, आज चेक जारी हुआ, 3 महीने तक उसको पेश कर सकते हैं। जैसे आज आपने चेक लगाया, डिसऑनर हो गया, आप उसके पास गए कि भैया चेक तो डिसऑनर हो गया, अगले ने कहा कि साहब आप 15 दिन बाद पेश कर देना, मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई है, मैं 15 दिन बाद आप लगा देना चेक। हमने 15 दिन बाद फिर लगाया, फिर डिसऑनर हो गया, उसने कहा कि साहब इस बार तो आपको भुगतान मिल ही जाएगा। ऐसा हम कितनी ही बार पेश कर सकते हैं 3 माह के भीतर, लेकिन लिमिटेशन जो आखिरी बार आपने चेक पेश किया वहाँ से वो शुरू होती है और वहाँ से जो मांग सूचना पत्र दिया वहाँ से शुरू होती है। आपके सामने मेसर्स लेदर वाला 3 जज बेंच फ्लैश हो रहा है। लास्ट बार जो आपने लगाया 3 माह के भीतर वो अनादृत हुआ और उसका जो मांग सूचना पत्र दिया वहाँ से लिमिटेशन की गणना होगी। अगर चेक जारी करने वाले की मृत्यु हो जाए तो क्या उसके वेद प्रतिनिधियों के खिलाफ परिवाद ला सकते हैं? नीना चोपड़ा वाला मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है, नहीं। अगर ड्रावर की मृत्यु हो गई है, चेक लिखने वाले, जारी करने वाले की मृत्यु हो गई है, तो उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ हम 138 एनआई एक्ट में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हम सिविल सूट ला सकते हैं, उनके लिए सिविल सूट व्यवस्था है, लेकिन 138 एनआई एक्ट में ऐसा परिवाद नहीं चलेगा। कभी कभी कंपनी अभियुक्त होती है, कंपनी के चेक भी डिसऑनर हो जाते हैं आजकल। तो कंपनी अभियुक्त होती है तो कंपनी में तो कई डायरेक्टर रहते हैं, कई कर्मचारी रहते हैं, किसको मुलजिम बनाए? तो कभी कभी कुछ परिवादी ये करते हैं कि जितने भी उसमें कार्यकर्ता सब जितने भी हैं सबको मुलजिम बना देते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है, बाबू है, डायरेक्टर है, स्लीपिंग पार्टनर है, सबको बना देते हैं। लेकिन लॉ ऐसा नहीं है। लॉ ये कहता है कि कंपनी के विरुद्ध यदि आपको परिवाद पेश करना है तो एक तो कंपनी को एक्यूज बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है, और नंबर 2 उस कंपनी के सिग्नेटरी ऑफ चेक, जिसने चेक पे सिग्नेचर किए उसको मुलजिम बनाएंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर को बनाएंगे। साथ में वो सारे डायरेक्टर जो कंपनी के कार्य और व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं को अभियुक्त बनाया जा सकता है। हर डायरेक्टर को आप मुलजिम नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। धारा 141 एनआई एक्ट, 141 एनआई एक्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है, जिसमें कहा गया है कि वो डायरेक्टर जो कार्य और व्यापार, कंपनी के कार्य व्यापार में सक्रिय भागीदारी लेते हैं और उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, केवल उन्हीं को मुलजिम के रूप में जोड़ा जा सकता है। लेकिन कंपनी, सिग्नेटरी ऑफ चेक, जॉइंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा और अभिवचन भी करना है कि ये सारे डायरेक्टर कंपनी के कार्य और व्यापार में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं और उसके लिए उत्तरदायी है। ऐसा आपको अभिवचन भी करना है और प्रमाणित भी करना है। ये 3 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है। SMS फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, के आहूजा, तीनों सुप्रीम कोर्ट का सारांश यही है कि कंपनी में आपको स्पष्ट अभिवचन करना चाहिए और इन लोगों को अभियुक्त बनाना चाहिए कि इनको जॉइंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सिग्नेटरी ऑफ चेक और कंपनी के कार्य और व्यापार में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले डायरेक्टर्स को मुलजिम बनाना, उसके लिए प्लीडिंग भी करना है और प्रूव भी करना है आपको। कंपनी को मुलजिम बनाना आवश्यक है। अनीता हड्डा का आपके सामने फ्लैश हो रहा है। एक मामला था ये दूसरे वाला, ए हरिकृष्णन, कंपनी को काफ़ी विलंब से मुलजिम बनाया, आवेदन खारिज कर दिया गया, यह 2017 सुप्रीम कोर्ट। अतः कंपनी को अभियुक्त बनाना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। एक साथ कई परिवाद आ जाते हैं, कभी कभी BSNL वाले 100 परिवाद की थप्पी रख गए, किसी और कंपनी वाले, आइडिया वाले 50 परिवाद रख गए। तो ऐसे बंच में परिवाद भी आ जाते हैं, खासकर महानगरों में। तो ऐसे बंच को देखकर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इंडियन बैंक एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया
2014 सुप्रीम कोर्ट इसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोर्ट फीस देख लीजिए, लिमिटेशन देख लीजिए, आपका काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है कि नहीं हुआ है देख लीजिए, प्रॉपर जो है डिसऑनर हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख के उसमें जो परिवाद के साथ जो शपथ पत्र लगा है उसके आधार पर आप चेक लिस्ट बना के जाँच कर लीजिए और कॉग्निजेंस का ऑर्डर कर दीजिए। ऐसा हम एक परिवाद देखते जाना चाहिए, बंच को देखकर घबराना नहीं चाहिए और कार्रवाई करते रहना चाहिए। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। ये जो इंडियन बैंक वाले मामले में जो डायरेक्शन दिए उनका पालन करना चाहिए। परिवाद दर्ज करने का आदेश स्पष्ट होना चाहिए। मैं लंदन मजिस्ट्रेट से आग्रह करूंगा कि स्पष्ट लिखें कि इस इतने रुपए का चेक है और इतने रुपए कोर्ट फीस पेश की जो पर्याप्त है। दिनांक इतने को चेक जारी हुआ, इतने को अनादृत हुआ, मांग सूचना पत्र इसमें तामील हुआ, इसके 15 दिन बाद इतने में पेश हुआ जो लिमिटेशन में है। ये परिवादी का बैंक फला जगह है जो हम इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है। परिवादी ने अपना 145 एन का शपथ पत्र दिया है। इस तरह सभी शर्तें पूर्ण हुई है, अतः संज्ञान लिया जाता है, मामला दर्ज किया जाए। ऐसा स्पष्ट आदेश करने से फायदा ये होता है कि जब कॉग्निजेंस के ऑर्डर को रिवीजन में चुनौती दी जाती है तो उन्हें आसानी रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनआई एक्ट के मामले में हर स्टेज की जो प्रोसीडिंग है उसको चुनौती दी जाती है रिवीजन में, अपील में। तो हमें स्पष्ट आदेश करना चाहिए। मैं लंदन मजिस्ट्रेट से आग्रह करूंगा कि जितनी बारीकियां मैंने बताई है उन सबको ध्यान में रखते हुए परिवाद दर्ज करने का एक स्पष्ट आदेश आपको करना चाहिए। क्या फोटो प्रतियों के आधार पर हम प्रारंभिक जाँच करने के बाद प्रकरण दर्ज कर लेना चाहिए? कई बार आते हैं कि साहब फोटोकॉपी है, ओरिजिनल घर है हमारे पास, इससे दर्ज कर लो, लेकिन मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल दस्तावेज बुलाना चाहिए, मूल का अवलोकन करना चाहिए, फोटो प्रति के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक जांच के समय यदि अनादरण मेमो में कोई कमी, अनादरण मेमो या डिसऑनर मेमो बहुत फेंट है, स्पष्ट नहीं है, सील स्पष्ट नहीं है, चेक नंबर गलत लिखा है, तारीखें गलत लिखी है, ऐसी कुछ कमियां दिखे तो उनको वहीं सुधरवा लेना चाहिए, क्योंकि इनमें संशोधन आवेदन भी मेंटेनेबल होता है। ऐसा प्रारंभिक जांच के समय हमको ठीक कर लें तो आगे कठिनाई नहीं होती है। परिवादी ये कहता है कि साहब आपने परिवाद दर्ज कर लिया, मूल दस्तावेज मुझे दे दो, क्योंकि मेरा चेक 1 करोड़ का है, 20 लाख का है, 25 लाख का है, गुम जाएगा, अनादरण मेमो गुम जाएगा। लेकिन उसको कहना चाहिए कि मूल दस्तावेज न्यायालय में रहेंगे, बंद लिफाफे में प्लास्टिक के कवर में रख के उनको रकम को जो है प्रकरण में बांध देना चाहिए, ताकि सुरक्षित भी रहे और उनके गुमने की संभावना न हो। परिवादी को लौटा देने में डर ये रहता है कि कहीं उससे गुम गए तो फिर सेकेंडरी एविडेंस के झंझट इसमें खड़े होते हैं, इसलिए परिवादी को नहीं लौटाना चाहिए। क्या संशोधन आवेदन चल सकता है 138 एनआई एक्ट में? सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है, एमपी हाई कोर्ट फ्लैश हो रही है, बिल्कुल चल सकता है। इसमें एक ऐसा मामला भी उत्पन्न हुआ कि एनआई एक्ट के मामले में समझौता हो गया, उस समझौते के लिए चेक दिए गए, समझौते के एवज में वो चेक भी डिसऑनर हो गए, उसका परिवाद लाया गया तो ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये परिवाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि ये कोई ऋण या दायित्व नहीं है। मामला अपेक्स कोर्ट तक पहुंचा, अरुण कुमार विरुद्ध अनीता मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर समझौते के एवज में जो चेक दिए हैं वो अगर डिसऑनर होते हैं तब भी 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट चलने योग्य होती है। कभी कभी ये तो रहता है कि वकील साहब को पक्षकार अपने मुकदमे की विषय वस्तु के आधार पर चेक दे देता है कि अगर इतना क्लेम हुआ तो इतना जो है फीस देंगे, और उस फीस का चेक रहता है वो अनादृत होता है। 20 सुनीता वाला मामला आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है कि मुकदमे की विषय वस्तु के आधार पर दिए गए चेक यदि अनादृत हुए तो 138 एनआई एक्ट नहीं बनेगा, इसको भी ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग कैसे करें? हमारे लर्नेड एडवोकेट के दिमाग में ये भी आ सकता है। हमारे जो नए एडवोकेट आ रहे हैं उनको मैं ध्यान दूंगा कि वो ड्राफ्टिंग के समय बहुत ध्यान रखें। नए एडवोकेट और हमारे परीक्षार्थी के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि यूँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हमारे नए लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि जब भी नया परिवाद एनआई एक्ट का आए ड्राफ्टिंग बढ़िया करें, इंटरिम कंपेंसेशन भी मांगें, क्योंकि अब अमेंडमेंट हो गया है और 20% इंटरिम कंपेंसेशन तत्काल मिल जाता है इसमें, तो उसका भी मांग करना चाहिए। और सारी रिलीवेंट डेट लिमिटेशन वाले कॉलम में लिखना, चेक जारी करने की तारीख, चेक बैंक में पेश करने की तारीख, अनादृत होकर प्राप्त होने की तारीख, मांग सूचना पत्र देने की तारीख, सूचना पत्र तामीली की तारीख, 15 दिन का वेटिंग पीरियड, परिवाद पेश करने की तारीख। इस तरह मेरा परिवाद या हमारा परिवाद लिमिटेशन में है, ऐसा स्पष्ट क्रोनोलॉजी बना लेना चाहिए डेट की। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में साफ लिखना चाहिए कि परिवादी ने अपनी फला बैंक की शाखा जहां उसका खाता मेंटेन होता है वहां चेक पेश किया था, वो अनादृत हुआ, यह शाखा फला थाने में लगती है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। कोर्ट फीस का स्पष्ट लिखना चाहिए कि कोर्ट फीस मध्य प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इस आर्टिकल इतने के अनुसार
कोर्ट फीस इतने रुपए लगाई गई जो पर्याप्त है। ऐसे सारी कोर्ट फीस, लिमिटेशन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सारी लिखना चाहिए और अपने ट्रांजैक्शन के बारे में सारी डिटेल देना चाहिए कि परिवादी ने अभियुक्त से ऐसा समव्यवहार किया था, उसके पेटे ये चेक दिया जो अनादित हुआ, मांग सूचना पत्र देने के बाद भी राशि अदा नहीं की, अतः ये परिवाद पेश है और इतना जो है इसमें कंपेंसेशन भी दिलाया जाए, ऐसे स्पष्ट अभिवचन भी इसमें करना चाहिए और हर चीज़ों को जो है स्पष्ट करना चाहिए। एक बार यदि आपने पर्याप्त और जिसको कहते हैं कि विधिक अनुसार पूरी ड्राफ्टिंग कर दी, पूरे सारे फैक्ट लिख दिए, तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। आइए ये देखें, आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं विचारणीय प्रश्न। क्या क्या देखे हमने? कोर्ट फीस, और कोर्ट फीस के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान के हमारे लर्नेड एडवोकेट है, छत्तीसगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वहाँ जिस तरह से कोर्ट फीस का अमेंडमेंट है वो लागू होगा। वहाँ जितनी कोर्ट फीस लगती है, ये मैंने बात आपको मध्य प्रदेश के हिसाब से बताई, ऐसी वहाँ के हिसाब से गणना कर लीजिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के 2 स्थान पूरे भारत में एक ही है, या तो परिवादी ने अपनी बैंक के माध्यम से मांगा है या परिवादी खुद अभियुक्त की बैंक में चला गया है, 2 ही स्थानों पर लग सकता है परिवाद। लिमिटेशन का लाभ मैंने आपको बताया, वो ठीक है, वैसा के वैसा ही हर स्टेट के लिए। कौन परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, इसको ध्यान रखना है, और अनादरण के कारणों को ध्यान रखना है। 145 एनआईएट का शपथ पत्र लगाना है। कंपनी परिवाद अभियुक्त हो तो कैसे अभिवचन करना है, इनको ध्यान रखना है। प्रीमेच्योर परिवाद पेश नहीं करना है। परिवादी के बैंक के खाते की डिटेल भी देना चाहिए और एक्यूज के बैंक के खाते की डिटेल भी देना चाहिए। कैसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, हमारे परीक्षार्थियों के दिमाग में ये भी हो सकता है किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी तक जो बताया उसके बारे में प्रश्न आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, और इनमें मैंने ये भी बताया है कि ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं। जैसे कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के अनादरण में उत्तरदायी व्यक्तियों का समझाइए। एनआई एक्ट के तहत संज्ञान कैसे लिया जाता समझाइए। टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में समझाइए। शपथ पत्र पर क्या साक्ष्य दी जा सकती है समझाइए। ये सारे 5 प्रश्न ये है फर्स्ट स्लाइड में, 6 प्रश्न ये है आपके सामने। इन प्रश्नों को नोट करिए और सरल भाषा में इनके उत्तर तैयार करिए और लिखिए। आपको बेयर एक्ट पे कंट्रोल रखना है, लेकिन अपने शब्दों में सरल भाषा में इन सारी चीज़ों को उत्तर करना है, ऐसा मेरा आग्रह है। ड्यूटी क्या है डीएलओस की, पैरालीगल वॉलंटियर्स की, सेक्रेटरी लीगल एड की। जब भी हम लीगल एड के कैंप में जाएं, परिवाद कैसे पेश होता है, क्या सावधानियां, क्या टिप्स मैंने बताई चेक बाउंस के मामले में, वो सारी टिप्स आपको जो है हमारे आम नागरिकों को समझाना है, ताकि जब भी वो परिवाद लाएं या उनके विरुद्ध परिवाद आए तब इन चीज़ों को सावधानी वो रख सकें। इस तरह से मैं इसको समाप्त करूंगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है तो वो 3 माह के भीतर लगा सकता है। अनादित होकर आने के बाद 30 दिन के भीतर उसको लिखित मांग सूचना पत्र देना होता है, रजिस्टर्ड एडी से भेजना चाहिए। मांग सूचना पत्र की तामील के बाद 15 दिन वेट करना है और उसके 1 माह के भीतर आपको परिवाद पेश कर देना है। कोर्ट फीस, लिमिटेशन, जुरिडिक्शन आदि के बारे में जो सावधानियां मैंने बताई वो सारी सावधानियां आपको रखना है। इस तरह से आज मैंने आपको परिवाद जो है किस तरह से पेश करना हो बताया। अगले वीडियो में मैं परिवाद पेश होने के बाद से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया के बारे में आपके सामने फिर प्रकाश डालूंगा। मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक कार्यक्रम सुना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जो है वो उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए। लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास, जब जैसे ही आप YouTube में सर्च करेंगे मेरे 12 वीडियो आपके सामने आएंगे, जिसमें 6 वीडियो MACT केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बारे में है, 5 वीडियो बेल के लॉ के बारे में है और 1 वीडियो इंटरिम कस्टडी ऑफ सीज आर्टिकल के बारे में है। इस तरह से मैं अब तक 12 वीडियो डाल चुका हूं और ये मेरा 13वां वीडियो है। मुझे आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास है कि आपको चेक बाउंस के मामले में कानूनी टिप्स समझने में इसमें मदद मिली होगी। और अंत में अपनी बात इन शब्दों से समाप्त करता हूं कि कहा ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान दुर्लभ कोई चीज़ नहीं है, वो जहां से मिले लेना चाहिए। और सरल शब्दों में यदि हम उसको समझ जाएंगे, तो उसकी बारीकियां यदि हम समझ जाएंगे, तो हमें फील्ड में एडवोकेट्स जो हमारे लर्नेड सुन रहे हैं उनको भी आसानी होगी, और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे रिवीजन में जो एएस रिवीजन सुनेंगे उनको भी इसमें आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।